Good morning, a very good morning to all of you. Today we will discuss about the most awaited topic tense. Very most important topic for everyone, and the questions are arise in your examination related to this topic. So let us discuss this topic tense. टेंस का हिंदी में कहा जाए तो उसका मतलब होता है काल। देखिए टेंस का मतलब होता है काल। हम लोग जब काल दिमाग में आता है तो इसको हम लोग एक बात और कह सकते हैं टाइम। टेंस का मतलब हो जाएगा टाइम। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए कोई भी दुनिया का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि उसका मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है। आप लोग जब पढ़ते होंगे चाइल्डहुड में या कभी भी आप लोग, तो प्रॉब्लम ये आप लोग के लिए डेंजर होता होगा। क्यों होता होगा? क्योंकि आप लोग इसके पीछे वर्क नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो। ठीक है ना। हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में आता है हमारे कि टेंस किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहते हो टेंस कहते हैं टाइम को, दैट्स ऑल हो गया। आप बोलते हो काइंड्स, सीधे शुरू करते हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबके एक चार काइंड्स, और इस तरह से आप लोग स्टार्ट करते हो। ठीक है, व्हाटएवर द थ्योरी यू हैव इट इज ओके। पर आज हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम अलग, कुछ एक्स्ट्रा भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस की डेफिनेशन को। टेंस कैसे किसे कहते हैं? तो देखिए टेंस का मतलब होता है, डेफिनेशन नोट करिएगा, टेंस शोज द कंडीशन ऑफ वर्ब और एक्शन। एक बार और, टेंस शोज द कंडीशन ऑफ वर्ब और एक्शन। ठीक है, टेंस क्या होता है? जो समय की दशा को बताता है, क्रिया की अवस्था को बताता है, उसको हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी कह सकते हैं क्रिया की दशा को बताने वाले को काल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब क्रिया की दशा, दशा कैसा? टाइम, टाइम कैसा? तो अब कहा जाए इस बेस पे क्रिया की जो है ना कंडीशन के आधार पे, किसके कंडीशन के? वर्ब के या एक्शन के आधार पे, यानी काम के आधार पे, एक्टिविटी जो हुई है उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइम, टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कहा गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी देखा जाए प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं हम लोग भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम लोग कहते हैं भविष्य काल। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस को क्या कहेंगे? प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी का समय, करेंट टाइम। पास्ट टेंस का मतलब जो टाइम बीत गया, और फ्यूचर का जो टाइम आने वाला है, इसको हम लोग प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि मीनिंग समझ में आई होगी कि प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, पास्ट टेंस किसे कहेंगे और फ्यूचर टेंस किसे कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा पहचानने के लिए कि हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे। पहचानने के लिए कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में है, हूं, हो रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे रहेगा तो पास्ट टेंस, और गा, गे, गी रहेगा तो फ्यूचर टेंस। एक कविता के माध्यम से बताते हैं, है, हूं को प्रेजेंट मानो, था, थे, थी को पास्ट, गा, गे, गी को फ्यूचर मानो। यही टेंस पहचान। समझ में आ गया कि जहां पे है, हूं, हो ये सब लगा रहेगा वो प्रेजेंट टेंस होगा, जहां पे था, थे, थी लगा होगा वो पास्ट टेंस होगा, और जहां पे गा, गे, गी लगा रहेगा वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। आगे समझ में? ठीक है, आप नोट करते चलिएगा, सब एकदम नोट्स बनाइए। एक बार नोट्स बनाएंगे ताकि हमारा हमेशा हमारे पास ये नोट्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेंस के बारे में हमने लिख दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए क्या है कि मैंने टेंस के बारे में बताया कि टेंस की परिभाषा क्या बताई? टेंस शोज द कंडीशन ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस जो होता है वो क्रिया की अवस्था को बताता है। अब उस बेस पे मैंने आपको कविता के माध्यम से मैंने बताया, मैंने लिखा भी है कि प्रेजेंट टेंस को क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे, जिसकी पहचान क्या होगी? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, है, हो आ सकता है। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, जिसको हम लोग हिंदी वाक्य के में पहचानने के लिए था, थे, थी आएगा। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यकाल, जिसको प्लानिंग वाला टेंस भी कहते हैं, जिसकी पहचान होती है वाक्य के लास्ट में गा, गी आएगा। हिंदी वाक्य के लास्ट में आपका ये आएगा। इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या होगा कि नेचर ऑफ टाइम, टाइम ध्यान रखिएगा, टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में करेंट सिचुएशन, पास्ट में जो टाइम बीत चुका है, और फ्यूचर में जो टाइम आने वाला है। अब देखिए इस आधार पे देखा जाए तो टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में हर एक के 4 होते हैं, आप देख सकते हैं।
इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमने चारों किए होते हैं, ठीक है। बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे? इंडेफिनिट टेंस में कोई भी टाइम जो होता है ना, कब काम शुरू हुआ कब काम खत्म होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंडेफिनिट टेंस में सिंपल क्या दिया होता है आपका, जो कहते हैं ना डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, एक्टिविटीज, हॉबीज, ये सारी चीजें आपकी होती हैं इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें हम लोग तो लास्ट में तो है, हूं, हो रहेगा ही रहेगा, और उस सेंटेंस का नेचर क्या होगा, एक्टिविटी होगी, हॉबी होगी, हैबिट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, फैक्ट होगा, एक्टिविटीज होंगी, डेली रूटीन होगा, ये सारी चीजें आपको इंडेफिनिट में देखने को मिलती हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, काम जो होता है, जो भी काम स्टार्ट हो गया है वो कंटिन्यू होता है, जारी रहता है, कब से शुरू हुआ ये नहीं पता होता है, और कब खत्म होगा ये भी नहीं पता होता है, बस काम जो है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलता ही जा रहा हूं, ये क्या हो गया मेरा कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू से बना है, कंटिन्यूअस काम का जारी रहना पाया जाता है, रेगुलरिटी, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट हो गया है, जो भी टास्क दिया जाए गिवन टाइम में कंप्लीट हो गया है, वो हमारा होता है परफेक्ट टेंस, ठीक है। लास्ट में इसके वही है हूं, प्रेजेंट टेंस बनेगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, एक एक को मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा आपका, यहाँ पे परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ परफेक्ट भी है, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी, यानी कि यहाँ पे कुछ काम कंप्लीट हो गया होगा और रेस्ट काम जो बचा हुआ वो आगे भी कंटिन्यू होगा, यानी कि जारी होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि दो टेंस है, यानी कि इसमें टाइम फैक्टर होगा, इसमें टाइम मेंशन होगा कि कौन कितने को एक काम दिया होगा जो कुछ टाइम तक का खत्म हो गया होगा और रेस्ट जो है ना वो आगे कंटिन्यू होगा। ये हमारा सेम यही डेफिनेशन आपका होगा, बस चेंज क्या होगा, इसमें पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी कि लास्ट में था तिथि आ जाएगा, सेम चीज होगा। अंतर क्या होगा यहाँ पे, आगे की यानी कि फ्यूचर को बताएगा। ये छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया टेंस के बारे में, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग एक एक को लेके चलेंगे। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे जरूरी था, हमने आपको लास्ट वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस बनता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, ठीक है। तो जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि जब हम इसको हम समझेंगे तो ये सेंटेंस में क्या होगा, ठीक है, सेंटेंस में होगा, और सेंटेंस में होगा तो सबसे फैक्टर में क्या होगा, वर्ब दिया होगा, क्योंकि वर्ब टेंस में वर्ब ही सारा है, ध्यान रखिएगा, टेंस में आपका वर्ब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये वर्ब ही बताएगा नेचर ऑफ टाइम को, और जब टाइम आप देखेंगे तभी उस टाइम के आधार पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बांटा जाएगा, और उस बेस पे हम लोग नेचर ऑफ वर्क, यही है नेचर ऑफ वर्क, वर्ब के ही नेचर से हम लोग पता करेंगे कि ये जो आपका है ना किसमें आएगा, इन चारों में से किसमें डिवाइड होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने कहा वह घर जाता है, लास्ट में है आया, अब आप कहोगे ता है, मैं डिस्कस करूंगा कि कब आपका ता तेती आएगा, रहा है रही आएगा, चुका है चुकी आएगा, ये सब चीजें आएंगी तो किस टेंस में, मैं एक एक डिस्कस करूंगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर मैंने कहा वह घर जाता है, ठीक है, लास्ट में तो है आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस हो गया, जाता है काम होगा, जाने का काम हुआ है, एक्शन वर्ब आया, यहाँ पे ध्यान, मैंने एक्शन वर्ब का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो एक्शन वर्ब कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन वर्ब टेंस में होगा और टेंस में नहीं होगा, दोनों का अंतर समझना होगा हमें, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में या पूरे टेंस में एक्शन वर्ब का रोल बहुत ज्यादा है। एग्जाम में एरर ही आपका एक्शन वर्ब और सब्जेक्ट के रिलेशन से, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रिलेशन से ही पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम लोग एक एक स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले देखते हैं इसको हम लोग आइडेंटिफाई, पहचानते कैसे हैं, प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं आप सीख चुके हैं, अब हमको पहचानना उसे काइंड्स को कैसे पहचानेंगे। तो लिखा हुआ मैंने कि प्रेजेंट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता हूं, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं, लेकिन इतने सही काम नहीं चलेगा, इतने सही काम नहीं चलेगा। अगर ये कहा जाए कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इतने से काम नहीं चलेगा, हमको और भी इसमें सीखना होगा, इंग्लिश में भी तो सीखना है, उसमें और क्या मिलेगा आपको, डेली रूटीन मिलेगा, हैबिचुअल एक्शंस मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा, एक्टिविटीज मिलेंगी, क्लियर है ना, ये रेगुलर रूटीन, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, नोट करते चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि कैसे प्रूफ करना है मुझे, ठीक है।
अब इंडिफिनिट टेंस को ना दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, दो भागों में इसको बांट के पढ़ा जाता है। एक जिसमें एक्शन वर्ब नहीं आते हैं, वर्ब के चैप्टर वर्ब का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब सब समझाया हुआ है, दोबारा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम बात करते हैं विदाउट एक्शन वर्ब, यानी कि ऐसा जिसमें एक्शन वर्ब नहीं हो। एक्शन मतलब जहां मोशन गति वाला वर्ब नहीं हो, जैसे कहा जाए वह लड़का है, इसमें क्या कोई एक्शन हुआ, कोई काम हुआ, नहीं हुआ, तो ऐसे सेंटेंस, तभी तो ये भी तो हमारा है, क्या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म, ठीक है ना, सिंपल टेंस है ये। और दूसरा होता है हमारा विद एक्शन वर्ब, यानी कि ऐसा टेंस जिसमें हमारा एक्शन वर्ब इन्वॉल्व हो, जहां पे मूवमेंट मोशन इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कहा जाए वह घर जाता है, जाना का काम हो गया, जाना क्या हो गया, एक्शन हो गया, तो ये हमारा हो गया एक्शन वर्ब। अब दोनों को आप देखो, दोनों ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, लेकिन दोनों तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने का रूल अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा जो विदाउट एक्शन वर्ब उसको बनाने के लिए हम लोग को इज एम आर का यूज करना पड़ता है, और भी चीजें आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम ये पढ़े होते कि हिंदी वाक्य में ता है, ती है, तू आता है, तो आप देखो लिखा है दूध सफेद होता है, लिखा है ना होता है, लास्ट में ता है, क्या इसको हम लोग इंडेफिनिट टेंस के रूल से यानी कि एक्शन वर्ब वाले रूल से बना पाते, नहीं बन पाता। इसलिए हमको ये जानना होता है कि एक्शन वर्ब वाला है या विदाउट एक्शन वर्ब वाला है। ये विदाउट एक्शन वाला है, इसका रूल अलग होगा, और एक्शन वर्ब वाले का ट्रांसलेशन वाले का रूल अलग होगा, इसको लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए या कह सकते हैं कि हमको इंग्लिश सीखने के लिए हमको ये चीजें जानना जरूरी है, ये इसके की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसलेशन करने के लिए या एरर को फाइंड आउट करने के लिए। क्या चीज, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैंने एक बताया था कि सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, यही स्ट्रक्चर आपका और भी आगे बड़ा होगा। जैसे निगेटिव आ जाएगा तो इसमें नॉट कहां लगेगा, इंट्रोगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अलग होगा, तो हमको ये इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें वर्ब के फॉर्म्स पता होना चाहिए कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, क्योंकि टेंस में एक्शन वर्ब वाले में फॉर्म का बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेसिकली हर किताबों में मिलती है, उसको आपको याद कर लो। मैं आपको यहाँ पे वर्ब के चैप्टर में देख लेना, मैंने बढ़ाया हुआ है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता दूंगा वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। तीसरा आता है प्रोनाउन चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 3 चीजें आपको पता है ना, तो आप टेंस के ट्रांसलेशन को या टेंस के रूल को समझ लोगे, एरर डिटेक्शन, गैप फिलिंग या बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे विदाउट एक्शन वर्ब। देखिए विदाउट एक्शन वर्ब में को ट्रांसलेशन करने बड़ा आसान है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, टू बी वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसको पढ़ाने का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, टू बी वर्ब हो गया, हमारा ये जो बच्चे कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। टू बी वर्ब में क्या यूज करेंगे, इज एम आर, या क्या यूज करेंगे, इसमें यूज करते हैं हम लोग इज एम और आर, ठीक है। अब ये भी सीखते चलिए कि इज का यूज कहां करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, आर का यूज कहां करेंगे, प्लूरल, ठीक है। और एम का यूज कहां करेंगे, केवल आई के साथ। बस समझ गई, ये हमारा विदाउट एक्शन वर्ब का है, ये टू बी वर्ब का है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सब्जेक्ट होता है, बी वर्ब को हम लोग लिख सकते हैं, वर्ब लिख दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले अलग से पढ़ेंगे, जहां पे केवल मैं आपको इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ये आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे, समझ में आता ही होगा। हमारा मेन टॉपिक होगा ये, हम इसको पूरा पूरा एलोबरेट करेंगे आपको कि ये कब यहाँ पे ईएस लगता है और कब यहाँ पे ईएस नहीं लगता है, सारी चीजें आपको एक एक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको आप लोग समझ लो, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लो और अच्छे से लिख डालो, ताकि ये हमेशा आपकी कॉपी में बना रहेगा। फिर हम लोग अलग से इसको देखेंगे। सो लेट अस सी, हमने भी देखा था आपको कि पहचान बता दिया, पिछली वीडियो में मैंने बताया पहचान आपको बता दिया है, और क्या बताया आपको, पहचान के साथ साथ में ये बता दिया कि एक्शन वर्ब के आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। एक्शन मतलब
हमने दो बताया था आपको, एक विद एक्शन वर्ब और एक विदाउट एक्शन वर्ब। विदाउट एक्शन में इज एम आर आता है और विद एक्शन वर्ब में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने आपको 3 की पॉइंट भी बताए हैं, नोट कर लिया होगा आपने कि हम लोग को जब भी कोई ट्रांसलेशन करना होता है तो उस की पॉइंट को ध्यान देते हैं। की पॉइंट में मैंने आपको लिखवाया, उसको बहुत अच्छे से दिमाग में बनाइएगा, तो आपका कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी एरर जो है ना गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिलहाल हमें देखिए विद एक्शन वर्ब डेफिनेशन आप लोग समझ गए थे, परिभाषा मैंने आपको पहचान आपने लिख दिया, मैंने लिख सकते, आप लोग लिख लिए होंगे। विद एक्शन वर्ब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सिंपल सेंटेंस का। देखिए सेंटेंस जो है ना ट्रांसलेशन, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं टेंस में, यहाँ पे हमें 4 तरह के सेंटेंस को पढ़ना होगा। पहला सिंपल, जिसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ये 4 तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, हमें स्ट्रक्चर बेस पे पढ़ाई करना होता है। ठीक है, तो अगर उसी बेस पे देखेंगे तो पहला सेंटेंस हम लेके चलते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस के ट्रांसलेशन करने का क्या रूल होता है, या यूं कह सकते हैं कि उसके एरर फाइंडिंग के क्या रूल्स होते हैं, दोनों। ठीक है, तो अब जो सिंपल सेंटेंस लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर 2 लिखा है मैंने। पहला लिखा है एस एस वी एस ई एस ओ। ठीक है, अब तो ये क्या चीज है मैं आपको बता दूं, ये 2 रूल हैं आपके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है इसका, जब सब्जेक्ट, इस बड़े वाले एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, छोटे वाले एस का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे एक नाम आए, कोई भी एक वस्तु आए, उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं, जो एक नाउन में हमने बताया था। तो उस सिचुएशन में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, जो भी हमारा एक्शन वर्ब होगा ना, मेन वर्ब होगा ना, उसमें हम लोग एस या ईएस लगाएंगे। अब एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कब एस लगाते हैं कब ईएस लगाते हैं, तो डोंट वरी, अब हम लोग इसको भी खत्म कर देंगे इसमें। ठीक है ना, इसको भी खत्म कर देंगे, इसमें हम लोग खत्म कर देंगे इसको, कब एस लगता है कब ईएस लगता है, एस ओ ईएस लगा के रूल भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ये हमने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट वर्ब वाले, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है, अब जरूरी तो है नहीं कि हमेशा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही हो। अब कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल मतलब क्या हो गया, जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि एक से अधिक नाम हो, या प्रोनाउन चार्ट में अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चार्ट भी आई वी यू दे, आई वी यू दे को भी हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, एज प्लूरल, यानी कि इसमें ये स्ट्रक्चर लागू होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक रूल आप इसमें लिख सकते हो, मैं आपको लिख देता हूं कि आई वी यू दे के साथ भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये इसी के साथ है, इसी का है, मैंने इसे थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा डिटेल कर दिया है। क्लियर, अब ये आपको मैंने इसी का डिराइव्ड फॉर्म में, ये मैंने पूरा फुल फॉर्म इसका लिख दिया, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब आते हैं लोग ट्रांसलेशन की बात करते हैं। मैंने एक लिखा हुआ है राम घर जाता है, ये हमारा एक ट्रांसलेशन है, राम घर जाता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला हमने देखा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, पहले से ढूंढते हैं सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या मिलेगा, कौन घर जाता है, तो राम घर जाता है। राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कैसा है, एक है कि एक से ज्यादा है, एक है, राम तो एक ही नाम है, तो अब सब्जेक्ट हो गया सिंगल। अब स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट जो होगा ये वाला, यानी पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो राम की इंग्लिश होती है राम, एक बार ध्यान रखेंगे कैपिटल लेटर से लिखते हैं कोई भी प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब उसका क्या करना है, वर्ब लिखना है और वर्ब में एस या ईएस लगाना है। ठीक, तो वर्ब इसमें क्या हो गया, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। तो जाना, जाना, जाना की इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, गो मतलब जाना, तो यहाँ पे गो लगा दिया। अब लास्ट में ओ है, ठीक है, तो डबल ओ डबल ई इस तरह के वर्ड आते हैं तो ईएस लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा ईएस, ठीक है ना, लग गया हमारा, ये खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो बच गया, इसकी इंग्लिश हो चुकी है, इसकी इंग्लिश हो चुकी है, बचा क्या है, घर की इंग्लिश। तो घर को क्या बोलते हैं, हो, हाउस। ठीक है, और जाना है आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ जाने को हम लोग टू लगाते हैं। तो राम गोस टू हाउस, बन गया हमारा, कितना आसान है। ठीक है, एक और देते हैं, ठीक है, राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। तो कौन खेलता है, राम और मोहन खेलते हैं। तो एक राम हो गया, दूसरा मोहन गया, दो लोग हो गए, दो लोग को, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। भाई राम भी खेलता है, मोहन भी खेलता है, दोनों लोग खेलते हैं, खेलने का काम दो लोग कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो ये रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल, तो सब्जेक्ट में राम भी सब्जेक्ट है और मोहन भी सब्जेक्ट है, लिख लेते हैं। राम की इंग्लिश होगी राम
और की इंग्लिश हो गई एंड, मोहन की इंग्लिश हो गई मोहन। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट काम था। अब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना। खेलना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले मतलब खेलना। देखिए इसमें ऐसे यस नहीं लगाया, रूल कहता है ऐसे यस नहीं लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। ठीक है, अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? क्रिकेट। तो क्या हो जाए क्रिकेट इंग्लिश? ठीक है, ये हो गया हमारा राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट, सिंगुलर। ये हमारा देख लो, ये हमारा बन गया। अब यहीं पे अगर हमारा ये है कि मैं घर जाता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, लिखते हैं मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे ता है, ती है आया हुआ है और एक्शन वर्ब है। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो आई यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गया। ये स्ट्रक्चर लगाएंगे तो मैं यहाँ पे क्या किस मिलेगा? यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, तो आई यहाँ पे लगा दिया। क्लियर हो गया। आई जब लिख देंगे हम लोग, ये हो गया हमारा आई हो गया। आई को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में मैं बोलते हैं, ये हो गया। अब आई के साथ क्या है? देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पढ़ना को बोलते हैं रीड। ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो आई रीड हो गया। क्या पढ़ता है? किताब। किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक। हमारा ट्रांसलेशन बन गया। तो ये हमारा रूल था सिंपल सेंटेंस का। ये स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है ना, यही रूल हमारा है जिसपे पूरा पूरा वर्क करेंगे। इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी हमारा काम आएगा। ठीक है, और ये इसका पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे और भी आप एग्जांपल करेंगे, आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको पहचानने के लिए क्या होता है, शब्द वाक्य में आपका नहीं शब्द लगा रहेगा। ठीक है, या सेंटेंस ऐसा फीलिंग आएगा कि काम जो है वो नहीं होने को बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा उससे सेंस आएगा, या नहीं शब्द लिखा भी रह सकता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होता है, डू या डज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा इस देखिए सभी स्ट्रक्चर याद रहेगा तो एरर नहीं होगा। ठीक है, क्या याद रहेगा एरर डिटेक्शन में? कि डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शन में, उसमें काम आएगा कि डू डज के साथ अगर एग्जामिनर ने वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगाया तो गलत है। ठीक है, और ट्रांसलेशन वाले में क्या है कि अगर डू डज लगा रहेगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कब डू का यूज करते हैं और कब डज का यूज करते हैं। तो देखिए डू का यूज बड़ा सिंपल है, नोट कर लीजिएगा। डू का यूज करते हैं आई वी यू दे। ठीक है, और केवल आई वी यू दे होंगे, ये जो सब्जेक्ट की जगह पे होंगे, और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो आई वी यू दे के अलावा प्लुरल सब्जेक्ट, यानी कि एक नाम नहीं बल्कि एक से ज्यादा नाम अगर आ जाए और भी दूसरे प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम उनके साथ डू का यूज करते हैं। ठीक है, डज का इसी का अपोजिट कि ही सी इट, और दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का एक नाम अगर आता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। ये कुछ हिंदी ट्रांसलेशन मैंने लिखा हुआ है, आप इसको मेरे साथ साथ बनाओ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट कौन है इसमें तो चेक करते हैं, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, तो सॉरी कौन लगाते हैं, तो खाना लिखा है तो क्या लिखेंगे? कौन खाता है, तो आंसर क्या नहीं मिलेगा? तुम खाते हो। जो कौन वर्ब में कौन लगा करके प्रश्न करने पे जो आंसर आता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कौन खाता है तो तुम खाते हो, तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो अब तुम जब सब्जेक्ट हो गया, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। देखिए इसके लिए आपको प्रोनाउन चार्ट याद करना पड़ेगा। अब यू आ गया, अब देखिए इसमें यू कहाँ लिखा है? यू यहाँ लिखा है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब डू डज में से क्या लगा देंगे? डू लगा दिए। अब क्या करेंगे? एक गड़बड़ यहाँ पे लिखा गया है, नॉट गलती से छूट गया है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग नॉट को जोड़ लेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट आ गया, डू के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। अब क्या लिखना है हमको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना की इंग्लिश क्या होता है? ईट। अब एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, नहीं लगाएंगे। नेगेटिव में एस नहीं लगाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर में कहीं लगा है? नहीं लगा है, तो हम भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है? खाना ऑब्जेक्ट हो गया, क्या? खाना, खाना, खाना की इंग्लिश फूड। क्लियर हो गया? बन गया ये। आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार इसको देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, वह किताब नहीं पढ़ता है, फिर कौन लगा के प्रश्न, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, तो आंसर क्या आया, वह नहीं पढ़ता। तो जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर देखिए, ही के बाद सब्जेक्ट का क्या है, डू या डज में से कोई एक लगाना है। देखिए ही कहाँ है, यहाँ ही यहाँ लिखा है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे, डज लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नॉट लिखा है तो नॉट लगा देंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, नॉट लगा दिया, देखो काम खत्म होता जा रहा है। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, तो पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। ठीक है ना, अब क्या है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, क्या बच गया इसमें, किताब बच गया, तो ही डज नॉट रीड बुक। देखिए कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसान है। इसी तरह से आप लोग और भी 10-12 एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सब हमारा इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव इसको मिला दें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, तो अब इसके जवाब आप कुछ ना कुछ तो देंगे, कुछ ना कुछ तो आप मुझे आंसर करेंगे। देखने वाली क्या है, देखिए इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए मैंने कुछ आपको प्रश्नवाचक शब्द लिख रखे हैं हिंदी में, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कब, ये हमारे प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, वेयर, व्हेन हम लोग कहते हैं। इसको लोग WH वर्ड भी बोलते हैं, कहीं कहीं आप लोग बोला जाता है। खैर ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर काम आएगा, दो स्ट्रक्चर इसमें है। पहला स्ट्रक्चर क्या है, जब हमारा डू डज पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कब लगेगा, तो ये कहा गया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए, यानी कि जब क्या, क्यों, जब क्या शब्द जो है ना सब्जेक्ट के शुरू में आएगा, तब हम लोग पहले वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर का यूज तब यूज करते हैं जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो है ना वाक्य के बीच में आता है। यानी कि आप देखो कि सेंटेंस से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर 1 के लिए हो गया और ये हमारा स्ट्रक्चर 2 के लिए हो गया। खैर अभी हम एक चीज बताया आपको, इसको लॉजिकली समझिए। जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में मिले, जैसे मैंने कहा मैंने आपसे कहा क्या आप पढ़ते हैं, आप इसका आंसर क्या दोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। अब मैं पूछूं क्या आप स्कूल जाते हैं, इसका भी आंसर क्या होगा, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में मिलता हो, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर 1 की तरह बनाते हैं। यानी कि पहले डू डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस नो में नहीं मिलता हो, बल्कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है रीजन के साथ, तब हम लोग उसका जो ट्रांसलेशन होता है रूल नंबर 2, यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड उसी क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिख देंगे और फिर डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे कि आप क्या खाते हैं, तो आप मुझे यस नो में तो बताएंगे नहीं, आप क्या क्या खाते हैं उसका नाम बनाएंगे। ठीक है, तो इसके में स्ट्रक्चर नंबर 2 का फॉलो होगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कैसे बनता है, ये बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, स्ट्रक्चर पहले देखना होता है किस टेंस का है। ठीक है, तो अब जाते हैं, ते है वो लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, तो ते है होता है तो इंडेफिनिट टेंस में आ गया। क्या, क्यों, कहां, कैसे लगा रहता है तो इंट्रोगेटिव होता है। तो क्या मिल गया हमको, इंडेफिनिट टेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब देखेंगे हमको ये प्रश्नवाचक शब्द कहां पे लगा है, तो स्टार्टिंग में लगा है तो स्ट्रक्चर नंबर 1 पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। तो इससे भी प्रूफ होता है कि हम लोग इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 का ही यूज करेंगे। तो बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर 1 करें, पहले डू या डज लगाएंगे। तो डू डज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब। डू डज ही क्या होता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, पहले डू डज, अब यहाँ पे तुम लिखा है तो तुम की इंग्लिश होती है यू। हम लोग जानते हैं कि यू के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहले डू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यू, क्योंकि हमारा ये डू लग गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या इसमें, जाना को क्या बोलते हैं, गो। एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर, एस या ईएस केवल हम लोग सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डज। ठीक है, अब वो हो गया। अब क्या बच गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है, स्कूल, तो स्कूल को लिखेंगे
अब स्कूल आगे की तरफ है, जाने की बात है, फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाते हैं। अब क्या बचा हमारा, क्वेश्चन मार्क बचा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमारा ये बन गया। दूसरा देखते हैं, क्या वह आम खाता है, तो फिर देखेंगे क्या है, तो क्या के लिए पहले डू या डस लगाएंगे, डू या डस में से क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ डस लगता है, इसलिए पहले यहां लगा देंगे डस, फिर हो गया हमारा ही, ठीक है, डस ही हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खाना की इंग्लिश होती है ईट, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो केवल सिंपल सेंटेंस में लगता है, तो डस ही ईट। अब क्या लगा बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाता है, मैंगो, मैंगो। अब क्या, क्वेश्चन मार्क बन गया, क्लियर हो गया, ये हमारा पहले स्ट्रक्चर का है। अब देखते हैं वह क्यों दौड़ता है, तो पहले ताहती है लगा है तो इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब क्यों लगा है तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्यों आपका सेंटेंस के बीच में लगा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 2 का यूज करेंगे, पहला बात। दूसरी बात, वह क्यों दौड़ता है, तो दौड़ने के पीछे कुछ रीजन होगा, यस या नो में तो आंसर दे नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें स्ट्रक्चर नंबर 2 को फॉलो करेंगे, यानी कि ये। तो इसको बनाने का क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिख दे, जो इंट्रोगेटिव शब्द है सबसे पहले उसी को लिख देते हैं। तो वह क्यों दौड़ता है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो यही होते हैं, वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कौन है, क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई, क्यों की इंग्लिश व्हाई, ठीक है, खत्म हो गया हमारा। अब क्या लिखेंगे, डू या डज में से कुछ, तो डू डज किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह, तो वह माने ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज, तो क्या लगा देंगे, डज हो गया। अब क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिख दें, हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब क्या बच गया हमारा, ये हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दौड़ना को बोलते हैं रन, ठीक है। अब कुछ बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है, कोई बात नहीं, जो नहीं दिया है छोड़ देंगे, जो नहीं दिया है छोड़ देंगे, जो दिया है वो लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, तुम कब पढ़ते हो, फिर वही देखेंगे, ताहती है आया हुआ, इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे तुम कब, कब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तीसरी बात क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में है, इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 2 का यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, ठीक है, कब की इंग्लिश व्हेन हो गया। अब सब्जेक्ट है यू, तुम, यू माने तुम, तो यू के लिए क्या, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो पहले हमको डू डज में से लगाना है ना, तो पहले डू लगा देंगे। अब सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बचा हमारा, V1, V1 क्या है, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, ठीक है। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, जब नहीं बचा तो छोड़ देंगे। देखिए जितना सेंटेंस में कहा जाएगा उतना ही हम करेंगे। तो यहां पे हमारा खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब चौथा बचता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये आप अपने से कर सकते हो, मैं इसी में बता देता हूं। हमें इसी में क्या करना होता है, ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट शब्द जुड़ जाता है। और नॉट कहां लगेगा, तो स्ट्रक्चर में नॉट लगेगा इस मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, इस मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगेगा। क्लियर, अब मैं आपको लिख भी देता हूं, ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो लेट अस सी, अब हमारा अगला है क्या है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, कुछ भी नहीं है, अभी मैंने बताया ना आपको, इसमें केवल नॉट जुड़ जाता है और हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है। जो रूल आपका इंट्रोगेटिव में आपने देखा था, बस उसमें हमको नेगेटिव में मतलब नॉट केवल जोड़ देना होता है और हमको फर्दर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या है, सेम डू डज लगेगा। अब डू डज कब लगेगा, मैंने आपको बताया था कि डू डज स्टार्टिंग में तब लगता है जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के हिंदी वाक्य के शुरू में आते हैं। क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, या जिस प्रश्न का उत्तर हम लोग यस या नो में देते हैं उसका, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर हमारा देख लीजिए, क्या हो गया, डू डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, V1 वर्ब और क्वेश्चन मार्क। ये कब लगेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में आएंगे, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH, फिर उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये रूल कब लगेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सेंटेंस के मिडिल में आएगा, ठीक है। मिडिल में या सब्जेक्ट के बाद, या ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं है। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखा जाए इसको कैसे करते हैं। पहले लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी पढ़ते हैं, कहा ना 3 की पॉइंट हमेशा दिमाग में रखेंगे। सेंटेंस पहले पढ़ेंगे,
क्या हम लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। अब सेंटेंस हमने पढ़ लिया, हमको क्या देखना, ता है, ती है, ते है, आ रहा है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि एक्शन वर्ब के साथ हमें एक्शन वर्ब के साथ देखना है। उसके बाद दूसरा क्या हमको करना होता है, हम लोग सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस देखा तो क्या लग गया, क्या कहां लगा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा है, ठीक है। क्या हम लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं, इसमें नहीं शब्द भी लगा, यानी कि नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव भी हो गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हमारा, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव है, तो ये इंट्रोगेटिव को बताता है और नहीं शब्द नेगेटिव को बताता है। क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्या हम लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। अब इससे क्या है, इसका आंसर क्या, मैं पूछूं आपसे, आप लोग पतंग उड़ाते हैं, आप क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग रूल कौन सा फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक। पहले क्या लिखेंगे, डू या डज, लिखना स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो अब देखिए डू या डज लगाने के लिए हमको क्या करना होता है, डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, हम लोग लिखवा चुके हैं, याद होगा आपको। तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी, तो वी के साथ क्या लगता है, डू, डू लगा दिया, वी लगा दिया, हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब हमको लिखना है नॉट, क्योंकि नहीं आया हुआ है, लिख दिया हमने नॉट। अब क्या करेंगे हम लोग, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उड़ाना, पतंग उड़ाना, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। उड़ाना का इंग्लिश क्या होता है, फ्लाई। फ्लाई में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे मतलब नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग, पतंग इंग्लिश काइट। क्लियर हो गया। अब क्या बचा हमारा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए हमको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर दिया है हमको उस पर रखते जाना, ट्रांसलेशन हमारा बन गया। एरर फाइंडिंग में क्या देखेंगे, डू डज आया होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर डू डज का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है हमारा एरर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। इसको देखें, क्या संजीव सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अब यहां भी देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर है, ता है, ती है, लास्ट में आया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या से स्टार्टिंग है, यानी कि हमारा ये इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव भी हो गया। तो अभी सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर नंबर 1 फॉलो करेंगे, तो पहले क्या आया, इसलिए हम लोग पहले डू या डज लिखेंगे। तो संजीव सर लिखा है, संजीव सर क्या है, 1 है, ओनली 1 है, सिंगल पीस है, यानी कि वो सिंगुलर हो गया। तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर के लिए डज, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। क्लियर। अब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना, पढ़ाना इंग्लिश क्या होती है, टीच, हो गया। अब क्या हो गया, क्या नहीं पढ़ाते, अब क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा, ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप में। यहां देखिए क्या है, वे लोग क्यों। अब देखिए क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, क्या है, सेंटेंस के बीच में आ गया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सेंटेंस के आपका कोई वर्ड आ गया उसके बाद आ गया। तो किस टाइप का, पहले यहां से देखते हैं, ता है, ती है, ते आ गया, इंडेफिनिट टेंस हो गया, यहाँ पे क्यों आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं भी आ गया तो निगेटिव भी हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 2 का फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर 2 में क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये है, इसी की इंग्लिश पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा, तो क्यों की इंग्लिश वाई होती है। अब इसके बाद हमको डू या डज में से तो सब्जेक्ट कैसा हमारा, वे लोग, वे की इंग्लिश होती है दे। प्रोनाउन चार्ट याद करना पड़ेगा, बिना प्रोनाउन चार्ट याद किए मुश्किल है। तो दे, दे क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, हमने आपको स्ट्रक्चर में लिखवाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम लोग ये डू या डज, डू दे, ठीक है। अब इसका क्या बचा हमारा, नॉट लगाएंगे, नॉट हो गया, नॉट और वी का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ा, क्या है, वे लोग क्यों नहीं पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क बच गया हमारा। तो जो स्ट्रक्चर में जितना मैच कर रहा है, जितना मिल रहा है वो लिखते जाएंगे, जो नहीं वाले, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, स्ट्रक्चर में तो ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बचा, छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे किताब लिखा होता तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, तो यहाँ हम लोग लिख देते बुक। क्लियर। नेक्स्ट देखा जाए, संजीव सर क्यों नहीं घूमते हैं। अब ता है, ती है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर। अब आपका क्यों लगा है, इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं लगा है, नेगेटिव हो गया। रूल नंबर 2। क्लियर। रूल नंबर 2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में क्या लिखेंगे, वाई हो गया। अब संजीव सर क्या हो गया, सिंगुलर आदमी, तो डज लग जाएगा,
सब्जेक्ट हो गया, यहां तक हमारा काम हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया, यहां तक प्रॉब्लम को सॉल्व। अब क्या करना, V1 V1 क्या हमारा घूमना, घूमना क्या कहते हैं, वंडर भी होता है, यहाँ पे वॉक लगा देते हैं, ठीक है, वॉक माने घूमना या टहलना, वंडर माने भी हमारा घूमना होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब बचा क्या, देखिए यहां तक हो गया ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैंने जानबूझ करके आपको इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दिमाग में क्या आपके आएगा कि भाई यहाँ तो स्ट्रक्चर में नहीं दिया है तो क्या करें, भाई स्ट्रक्चर में नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, जो बच गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। जितना स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं हम लोग फॉलो करेंगे, नहीं तो हम लोग छोड़ देंगे, समझ में आ गया। तो ये हमारा इस तरह के और भी आप सेंटेंस कर लीजिएगा। अब हमारा टॉपिक बचता है एक, मैं आपको बता दूं कब, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेस्ट खत्म हो गया, इसमें कुछ और ट्रांसलेशन मैं आपको करवाता हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले ये सब मैं करवाऊंगा। उसके पहले जो मेरा बाकी था कि वर्ब में सिंपल सेंटेंस में कब एस लगाएंगे कब ईएस लगाएंगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए और ऐसे आप 10-20 एग्जांपल करते रहिए। लेट अस सी, ये कुछ मैंने और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होगा आप देख सकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ गोज अराउंड द सन। जो रूल मैंने सिंपल का बताया था ना, उसी रूल पे आपको ये सारा चीज बना, उसी स्ट्रक्चर पे सारा बनाया, बस मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जांपल के तौर पे लिख दिया कि यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहेंगे, हमारा हैबिट क्या होगा, कस्टम्स किसे कहेंगे, एबिलिटी में क्या है, ये सब मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है ताकि आपको एग्जांपल के मीडियम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेंगे और ऐसे ही आप जो है ना कुछ और भी एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल नहीं करेंगे तो फिर सारे रूल आप फॉरगेट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको आज हम लोग देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल का रूल, कैसे कब हम लोग एस लगाते हैं, कब हम लोग ईएस लगाते हैं और कब हम लोग कुछ लगाते नहीं, कब इंटरनल चेंज करते हैं, सारी चीजें आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा ताकि टेंस में या नाउन में जो हम लोग एस या सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं इसकी समस्या ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला रूल देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा नाउन या वर्ड है जो सिंगुलर फॉर्म में उसके लास्ट में अगर CH है, S है, डबल SH है, OXZ ये अगर आते हैं तो इसमें हम लोग ES जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंगो है, यहाँ पे सॉरी वॉच है, वॉच के लास्ट में क्या है, CH आया हुआ है, ठीक है ना। तो जब CH आया तो यहाँ पे क्या है, CH आया है, तो इसका उच्चारण क्या है, च की तरह, ध्यान रखिएगा उच्चारण, CH का उच्चारण जब च की तरह होगा तो ES लगाएंगे, और जब इसी CH का उच्चारण क की तरह होगा तो स्टमक क की तरह है तो उसमें केवल S लगाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बस S लगा है लास्ट में, तो यहाँ भी S मिल गया, हम लोग क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। डबल S है, हम लोग ES लगाएंगे। SH है, हम लोग ES लगाएंगे। O है, हम लोग ES लगा दिए। X है, ES लगा दिया। क्विज में Z है तो हमने ES लगा दिया, ठीक है। ये कुछ और भी एक्स्ट्रा है जो इसको हम एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं कि अगर नाउन जो है, अगर कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में वॉवेल प्लस वॉवेल यानी कि दो दो वॉवेल एक साथ कैरी किया हुआ है तो उसके लास्ट में केवल हम लोग एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखा जाए कि वॉवेल प्लस वॉवेल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें एस जोड़ करके इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, तो देखिए आई भी आपका वॉवेल हो गया, ओ भी आपका वॉवेल हो गया, तो क्या लगा देंगे इसमें, एस लगा देंगे। बी डबल, देखिए दोनों वॉवेल हो गए, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। दोनों दो वॉवेल है, एस लगा देंगे। दोनों वॉवेल है, एस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं ना जिसके लास्ट में डबल वॉवेल हो तो हम लोग लास्ट में केवल एस जोड़ते हैं, ठीक है। थर्ड रूल आप देखिए क्या कहता है कि जब नाउन में क्या हो, कॉन्सोनेंट आया हो प्लस वाई आया हो, ध्यान रखिएगा कॉन्सोनेंट हो उसके तुरंत बाद वाई आया हो लास्ट में, शुरू में नहीं। क्या है, इंडी लिखा है, इंडी माने जब समाप्त होता है, कैसे, कॉन्सोनेंट आया हो और वाई आया हो तो क्या करेंगे, तो फ्रॉम देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई, तो इस वाई को प्लूरल बनाते समय हटा देते हैं और IES जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है सीटी, CITY लिखा है, तो देखिए वाई लास्ट में आया है, वाई ठीक पहले क्या लिखा है, टी लगा है, टी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो रूल क्या कहता है कि जब वाई के पहले टी कॉन्सोनेंट आया हो या कोई भी कॉन्सोनेंट आया हो तो इस वाई को ड्रॉप कर दें, हटा देते हैं और
IES जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे तो CIT तक तो मैच कर गया। हमने क्या किया, Y को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, और क्या जोड़ दिया, IES जोड़ दिया। ठीक है, SPY है तो इस पाई में देखिए Y आया, तो चेक करते हैं Y के पहले क्या है, Y के पहले कॉन्सोनेंट मिला, तो जब कॉन्सोनेंट मिल गया तो इस Y को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये तो हमारा था कि जब कॉन्सोनेंट आया हो और Y आया हो, वॉवेल आया हो, सॉरी, जब कॉन्सोनेंट आया हो और Y आया हो। जरूरी तो है नहीं कि हमेशा कॉन्सोनेंट आएगा और तब Y आएगा, वॉवेल भी तो आ सकता है। तो रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर वॉवेल आया हो और Y आया हो लास्ट में, तो कोई कुछ नहीं, कुछ भी ड्रॉप नहीं करेंगे, कुछ हटाएंगे, सिर्फ S जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, समझिएगा। लास्ट में अगर Y आया है तो चेक करेंगे Y के ठीक पहले वाला कौन सा लेटर है। अगर Y के ठीक पहले वाला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा के IES जोड़ देंगे, और अगर Y के ठीक पहले वाला वॉवेल आया है तो हम लोग कुछ हटाते नहीं है, सिर्फ S जोड़ते हैं। एग्जांपल देखिए, इससे बॉय है, BOY है, Y के पहले O आ गया, वॉवेल हो गया, तो हमने क्या किया, सिर्फ S जोड़ दिया। प्ले में Y है, Y देखो Y के पहले A आ गया, वॉवेल हो गया, हमने केवल S जोड़ दिया। इसी तरह से ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, इसको आप नोट कर लो। और भी बहुत से इस तरह से एग्जांपल वर्ड अपने कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लेट अस सी, ये हमारा कुछ और भी है। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा है कि अगर कोई नाउन है उसके लास्ट में अगर F हो या FE आया हो, ध्यान रखिएगा, अगर कोई वर्ड या नाउन अगर उसके लास्ट में F या FE आए तो दोनों को हटा देते हैं। F आए या FE आए लास्ट में तो दोनों को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लिखते हैं, VES जोड़ देते हैं। देखिए लिखा है, दोनों को, ये दोनों आता है ना, दोनों को ड्रॉप कर देते हैं, दोनों को हटा देते हैं और क्या जोड़ते हैं, VES। जैसे लीफ लिखा है तो हमने कि F आया है तो हमने F को हटा दिया और क्या जोड़ दिया, F की जगह VES जोड़ दिया। F आया है, F को हमने हटा दिया, VES जोड़ दिया। F आया है, F को हटाया और VES जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ देखिए FE आया था, FE को भी हटा दिया और VES जोड़ दिया। क्लियर हो गया ना। अब आइए कुछ देखते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जिसमें देखिए हमने हटाया नहीं है, केवल S जोड़ दिया गया है, कुछ हटाया नहीं गया है, सिर्फ क्या किया गया है, S को जोड़ दिया गया। आपको याद करना होगा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अगला रूल हमारा होता है कि कुछ हमारे ऐसे नाउन्स हैं या वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग इंटरनल चेंज करते हैं। जैसे कहा कि फुट है तो आप देख सकते हैं, फुट को हमने फीट कर दिया, टूथ को टिथ कर दिया, मैन को मैन कर दिया, ऑक्स को ऑक्सन। ये आपको लिख करके याद करना होगा। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा हमारा नाउन से, या कह सकते हैं नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं या कैसे किसी वर्ड को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट ब्रीफ था, ताकि आपका टेंस में या कोई भी चीज में नाउन में प्लूरल बनाने समय हेल्प हो जाए। इसको लिख करके और आपको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का मतलब होता है जो परफेक्ट नहीं है, विच इज नॉट परफेक्ट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट। तो अब बात समझिएगा कि जब इम्परफेक्ट कहा गया मतलब पूरा नहीं है। क्या नहीं पूरा है, तो हम लोगों ने आपको पहले ही कहा हुआ है कि टेंस में हमको एक्शन वर्ब को ध्यान देना है और मोशन मूवमेंट को ध्यान देना है। तो वहां पे क्या कंप्लीट नहीं होगा, एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, काम कंप्लीट नहीं होगा, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, वो भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये नाम से ही हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया, कि प्रेजेंट का मतलब हो गया कि अभी के टाइम में, करेंट टाइम में काम जो है वो क्या है ना, वर्क जो है ना वो क्या हो, प्रोग्रेसिव हो, यानी कि वो कंटिन्यू हो, कंटिन्यू होने जारी हो। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। कई नाम है, आप जितनी किताबें देखेंगे उसमें हर किताबों में नए नए हम लोग चीजों से, नए नए कह सकते हैं कि नामों से इसको हम लोग पढ़ते हैं। अल्टीमेट हमारा क्या है, इसकी पहचानते कैसे, चाहे आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह लीजिए, चाहे आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह लीजिए, चाहे आप इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह लीजिए, भाई हमको मतलब किससे है कि हमारा एरर डिटेक्ट हो जाए, हमारा ट्रांसलेशन हो जाए, यही तो हमारा काम है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है कि पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी आप सेंटेंस आपके पास आए तो सबसे पहले उसमें खोजते हैं कि सब्जेक्ट कौन है और उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है। ठीक है, और तीसरी बात वो सेंटेंस किस तरह का है, यही तो हम लोग थे, मैंने आपको भी बताया कि हमारा की फैक्टर क्या है, कैसे कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है मैंने लिख रखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या लिखा है देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूं।
पहचानते कैसे हैं? पहला पहचान क्या होगा? पहला अल्टीमेट जो बेसिक पहचान वो है कि काम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, वर्क इज स्टिल कंटिन्यूइंग, काम जो है वो अभी भी क्या है, जारी होगा। पहला इसका बेसिक हमारा पहचान है, ठीक है। अब हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि अगर हिंदी वाक्य के अंदर में क्या होगा, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे अगर वाक्य वो शब्द लगे होते हैं, और सेंटेंस में जो सबसे बेसिक सेंटेंस वाक्य से काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि सेंटेंस से क्या मालूम चलेगा कि वर्क इज प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम अभी कंटिन्यू है, जारी है, और कब तक जारी होगा, कब पूरा होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं होगी, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग को दो चीजों को कंसीडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिफिनिट में हम लोग इसको बाद में देखे थे। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना होगा और मेन वर्ब ध्यान देना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हमने आपको वर्ब के वीडियो में बता रखा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब की सहायता करता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, इज एम आर, इज एम आर को ऐसा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक है, क्योंकि काम कंटिन्यू है इसलिए वर्ब भी कंटिन्यू वाला ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार मैंने फिर से लिख दिया है कि इज एम आर का यूज कैसे करते हैं। इज का यूज कहां करेंगे, ही सी इट, वन नेम यानी कि एक नाम और दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। एम का यूज केवल आई के साथ होता है, आर का यूज वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ और दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमने आपको बताया था सेंटेंस हम लोग को इसमें पढ़ना है टेंस में चार तरह का, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो उसमें पहला हमने लिया हुआ है सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे आपने इंडिफिनिट में देखा था, अब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में। ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहला हम लोग, ये आपका हिंदी दिया हुआ है, हमको इसी की ट्रांसलेशन करनी है। तो पहले सबसे पहले दिमाग में क्या लगाते हैं हम लोग, सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे है लिखा है का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस, बताया था ना, है को प्रेजेंट मानो, खाते थी को पास्ट, गाएगे की को फ्यूचर मानो, यही टेंस पहचान बता रखे हैं। तो है लगने का मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया। अब फिर हमने अभी कंटिन्यूअस की पहचान क्या पढ़ी है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और सेंटेंस से काम का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी उनका खेलने का काम चालू है, अभी जारी है, और कब तक खेलेंगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब इसे क्या मालूम चला कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया, यहां से कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, और जब पूरा पढ़ते हैं तो सेंटेंस हमको क्या मिलता है, अफर्मेटिव मिलता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग को सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमारे पास, फॉर्मूला भी हमारे पास है। अब केवल क्या करना है, फॉर्मूला को देख के और लिखते जाना है, ठीक है। सॉल्व करें, बनाएं इसको, मेरे साथ बनाइए। क्या लिखा है, पहले हमको क्या लिखना है, एस फॉर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है तो कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट क्या कौन है पता करने के लिए मेन वर्ब में कौन शब्द लगाते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब ये हो गया। अब यहीं पे लगाएंगे कौन खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, मैं पूछा आपसे कौन खेल रहे हैं, आप आंसर क्या दोगे, लड़के खेल रहे हैं, लड़के ना। तो जो आंसर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अब लड़के का इंग्लिश क्या लिख देंगे, द बॉयज, क्योंकि लड़के अधिक हैं, एक से ज्यादा हैं, यानी कि प्लूरल है। यहाँ पे अब इज एम आर हमको लगाना है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ना, अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो द बॉयज आर हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। वर्ब के 5 फॉर्म हैं, वर्ब के 5 फॉर्म हैं, इसको हम लोग 5 फॉर्म बोलते हैं, और इसको या प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इसमें आईएनजी लगती है, ये आपको याद करना होगा। वर्ब क्या है, अब वर्ब का पता करने के लिए जो सब्जेक्ट है ना, उसमें हम लोग क्या शब्द लगाते हैं, लड़के क्या करते हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलना आपका वर्ब हो गया। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें क्या जोड़ना है, हमको आईएनजी जोड़ना है, हो गया, द बॉयज आर प्लेइंग, खत्म। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इसमें क्या बच गए, किसकी इंग्लिश नहीं हुई है, तो क्रिकेट की इंग्लिश नहीं हुई है, तो लिख देंगे द बॉयज आर प्लेइंग, सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, लिखा हुआ है राम बाजार जा रहा है लगा है प्रेजेंट टेंस,
रहा है, रही है लगा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूरा सेंटेंस पढ़े, राम बाजार जा रहा है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, स्ट्रक्चर हमारा यही लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, लिख दिया है राम। अब राम सब वन नेम है, तो वन नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। सब्जेक्ट हो गया, इज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, जाना, जाना वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या है, वर्ब हमारा जाना है। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो मतलब जाना। अब इसमें को आईएनजी लगाना है। सभी कॉन्टिन्यूअस में हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना, एक्टिव में, ठीक है। राम इज गोइंग, अब कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है, बाजार आगे की ओर है, तो क्या लिख देंगे, टू मार्केट। सिंपल है, बन गया, बहुत आसान है। आप लोग चाहो तो केवल ये अगर आपको पता रहे ना, तो आप लोग इसी से मैथमेटिक्स की तरह आप लोग सारा फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैं छोटा, मैं सब लिखवाऊंगा, मैं सब बताऊंगा, फिलहाल एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अब इसी में को निगेटिव करना है तो क्या करेंगे, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यहाँ नॉट लगा दीजिए, बन गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस इज को उठाइए और सब्जेक्ट के बाहर रख दीजिए, बन गया इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग चाहेंगे तो सारे टेंस का स्ट्रक्चर खुद लिख सकते हैं बिना किसी हेल्प के। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। आप लोग और भी चाहे तो कुछ एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे मैं खा रहा हूं, तुम खेल रहे हो, वह पढ़ रहा है, वह पत्र लिख रहा है। ये सब आप लोग क्या करोगे, इसको आराम से सॉल्व ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब सेम ऐसे हम देखेंगे नेगेटिव को। तो ये तो आपका सेम है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल एक हो गया, हमको नेगेटिव पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और फिर पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। चारों को पढ़ना है एक टेंस में, ठीक है। तो नेगेटिव में मैंने बताया आपको ना कि केवल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे केवल क्या जुड़ जाता है, हमारा नॉट जुड़ जाता है। बाकी आप देखो तो सारा का सारा स्ट्रक्चर एक्टिविटीज है। अब इसको सॉल्व क्या करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन हूं लगा है, प्रेजेंट टेंस हो गया, रहा हूं लगा है, कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट कह सकते हैं। पूरा पर मैं झूठ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया। नहीं शब्द या नकारात्मक या ऐसा चीज है जिससे हमको रिफ्यूजल की बात है, डिनाई की बात है, तो हमारा नेगेटिव होता है। तो देखिए मैं झूठ नहीं लिखा, तो अब सिंपल नहीं है, अब ये नेगेटिव हो गया, इसलिए हमको इसमें नेगेटिव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लग गया। अब इसको ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए मैं सब बनाया जाए। क्या लिखा आपने, पहले इनको सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है कौन झूठ, झूठ बोला, इसमें वर्ब हो गया, कौन झूठ बोल रहा है, आंसर आया मैं। तो मैं इंग्लिश आई हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो गया। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है, तो आप देख रहे हैं आई के साथ एम लगता है, लगा दिए एम, लगा दिया हमने एम। इसमें तीन में से कोई एक चुनना था तो हमने एम लगा दी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा, हमेशा ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमेशा आप फॉर्मूला बताते हैं, सब्जेक्ट का पेयर बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब का पेयर बनता है मेन वर्ब के साथ। अगर आपको ये पेयरिंग याद है ना, तो आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा, आपका एरर गलत नहीं होगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स गलत नहीं होगा, ये आप गलती नहीं करोगे। क्या करना है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब होगा, और जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा वैसा ही हमारा मेन वर्ब होगा। मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है एम, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग मैच कर गए, ठीक है ना। अब एम के साथ क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि हमको यहाँ पे जो भी मेन वर्ब चाहिए होगा वो आईएनजी वाला चाहिए होगा, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म चाहिए होगी, ठीक है। चेक करते हैं, तो लिखा आई एम। अब यहाँ पे नॉट जोड़ना है, क्योंकि नॉट इंग्लिश है लिखनी है, तो आई एम नॉट। अब बोलना की इंग्लिश क्या होती है, टेलिंग, लाइन में होता है झूठ बोलना, तो टेल हो गया। अब इसमें हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब एम है, एम के साथ तो हमको आईएनजी वाला चाहिए होता है। यहाँ भी क्या लिखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो टेल लग गया। हमको यहाँ पे क्या जोड़ना होगा, आईएनजी जोड़ना होगा, ठीक है। और झूठ का लाई, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, वह नहीं पढ़ रहा है, फिर से है लगा प्रेजेंट टेंस, रहा लगा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे नहीं लग गया, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है, लेकिन जब सेंटेंस की बात करेंगे तो नॉट लग गया, यानी कि नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला हमको लगाना होगा, नेगेटिव वाला हमको स्ट्रक्चर लगाना होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे इसमें वह है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। अब अगर यहाँ पे रही होता तो लड़की होती तो सी लगाते, क्योंकि लड़का है इसलिए आप लगाएंगे ही, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगे, अब हमको 1 2 3 तीन है, तीन में से एक ही चुनना, तीनों तो लिखेंगे नहीं, एक ही चुनना है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, तो ही के साथ क्या लगता है, देखिए आप यहाँ पे लिखा है इज लगा है, इज लगा दिया। अब क्या है, नॉट लगा दिया,
ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, वर्ब में आईएनजी, तो क्या है, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और रीड में हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी, ठीक है। ही इज नॉट रीडिंग, अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा नेगेटिव वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल पढ़ लिया और नेगेटिव पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे हम लोग और बना सकते हैं, जैसे वह खेल नहीं रहा है, वे लोग दौड़ नहीं रहे हैं, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ऐसे हम लोग और भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। कम से कम एक एक स्ट्रक्चर पे, सिंपल पे 10, नेगेटिव पे 10, ऐसे आप लोग बनाओगे ना, तो क्या होगा कि आप लोग का भूलेगा नहीं। और इस पेयर को हमेशा याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कि जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब, तो आपका फिल इन द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव में देखिए क्या दो चीजें हैं। आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने दो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एक में आप देखोगे तो पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, और दूसरे में आप देखोगे तो मैंने पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, तब मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। ये मैंने आपको इंडिफिनिट में भी समझाया था कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं कि ऐसा प्रश्नवाचक जिसमें क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में लगा हो, या जिसका आंसर यस या नो में मिले, तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये स्ट्रक्चर, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमारा वर्ब जो भी होता है वो हम लोग लिखते हैं। और ऐसा क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जो सेंटेंस के बीच में आता है, या जिसका उत्तर यस नो में नहीं मिलता, बल्कि पूरा हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसका ट्रांसलेशन हम लोग पहले क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और तब जो चीजें होती हैं हमारी वो आती हैं, ठीक है। दोनों तरह का मैंने सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले इंट्रोगेटिव में आप देखो, मैंने पार्ट 1 देखा जाए, इसमें क्या है, क्या, क्यों, क्या है, देखिए अब क्या सब जो है ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, ठीक है। चलिए ट्रांसलेशन करने से पहले जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। पहला है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे लास्ट में हूं लिखा है, हूं मतलब प्रेजेंट टेंस, रहा लगा है, इसका मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पढ़ेंगे पूरा सेंटेंस। तो क्या मैं हल्ला कर रहा हूं, तो इसमें क्या शब्द है, यानी कि प्रश्न पूछा गया, यानी कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो अब हमको स्ट्रक्चर कौन सा लगाना होगा, इंट्रोगेटिव में। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव में तो दो स्ट्रक्चर हैं, आप देख सकते होंगे, एक ये स्ट्रक्चर, एक दूसरा स्ट्रक्चर ये है। अब इन दो स्ट्रक्चर में कौन सा फॉलो हमको कब करना है ये सीखना है, ठीक है। तो समझिएगा, पहले स्ट्रक्चर यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब तब लिखते हैं जब प्रश्न का उत्तर यस या नो में आए, ठीक है। जैसे क्या मैं हल्ला कर रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा, मैं अगर पूछूं आपसे क्या मैं हल्ला कर रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होगा, आप या तो कहेंगे हाँ या तो कहेंगे ना, इसके अलावा आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें लोग फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 का, ठीक है। दूसरा तरीका, जब क्या शब्द यानी कि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में ही आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 1 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग बनाना। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक हमको लिखना है। तो हमने कहा ना कि ये स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे, इज एम आर क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना है, ये जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन किससे बनता है, सब्जेक्ट से बनता है। तो अब यहाँ पे लिखा है मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या आता है, आई, ठीक है। अब देखो आई आ गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब भी चुनना है। तो अब बताइए इज एम आर में से आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिख देंगे, एम लिख दिया। अब सब्जेक्ट हमको पता चल चुका है, हमने लिख दिया आई, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब काम हो गया, सब्जेक्ट काम हो गया। अब हमारा बचा है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या हो गया, हल्ला करना। अब हल्ला करना क्या होता है, मेक अ नॉइज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज लिखेंगे, मेक हो गया। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बहुत ध्यान देंगे। अब यहाँ बात खत्म नहीं हुई, कहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं ये चेक करिए। हमको यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मेक में कहीं आपको इसमें आईएनजी दिख रही है,
नहीं दिख रही है, यानी कि इसमें हमारा गलती है। कहाँ गलती है? मेन वर्ब में। कब क्या करेंगे? लिखा है जो यहाँ पे मेक लिखा है ना, ये हमारा मेन वर्ब, हल्ला मचाना, मेक का नॉइज होता है, तो मेक का हमको आईएनजी लगाना है। अब आईएनजी इसमें कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। जब लास्ट, इसमें इसको जानबूझ के मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है ताकि आपको मैं बता सकूं कि आईएनजी लगने का थोड़ा सा तरीका भी इसमें सीख लेंगे कि जब सेंटेंस के या जब वर्ड शब्द के लास्ट में ई आया होता है ना, तो उस ई को हटा करके तब हम लोग क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अगर ई नहीं आया होता, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल्स करवाए हैं, ई नहीं आया था तो हमने सीधे सीधे आईएनजी लगा दिया था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? एम आई मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए इसी तरह का, क्या वह पत्र लिख रही है। अब यहां देखिए क्या क्या लिखा है प्रेजेंट टेंस, रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या वह पत्र लिख रही है, प्रश्न पूछा गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या शब्द सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, तो स्ट्रक्चर नंबर 1, यानी कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। अब देखना होगा ये वह फीमेल है या मेल है, तो लास्ट में देखें रही है यानी कि फीमेल हो गया, और फीमेल के लिए हम लगाते हैं शी। अब देखिए इसमें सी कहाँ है? सी यहाँ है, तो सी के साथ क्या लगता है? इज, यानी कि अब यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा वो हो गया शी। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? हमको लिखना होगा मेन वर्ब। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या होगा? पत्र लिखना। लिखना क्या रहता है? राइट। अगेन देखिए राइट में ई लगा हुआ है, क्या करेंगे? ई को हटा देंगे और एनजी जोड़ देंगे। इज सी राइटिंग, क्या लिख रही है? पत्र। क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। इस तरह से आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे क्या वह दौड़ रही है, क्या वह खेल रही है, क्या वह स्कूल जा रही है, क्या तुम पढ़ते हो, सॉरी क्या तुम पढ़ रहे हो। ये हम इस तरह से और भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट 2, यानी कि जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में है। ठीक है, चेक करते हैं। अब पहले इसको देखें क्या लिखा है? क्या तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, हो लगा प्रेजेंट टेंस, रहे लगा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे लिखा है क्या शब्द आ गया, यानी कि ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगा है? सेंटेंस के बीच में लगा है। जब सेंटेंस के बीच में लगा है तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव शब्द आता है उसी की इंग्लिश पहले बनाते हैं, अगर सेंटेंस के बीच में आया है तो। बीच में क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट होती है। ठीक है, अब फिर वही पुराना तरीका, फिर वही तुम की क्या लग गया? व्हाट हो गया। अब क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड लिख। अब हमें इज एम आर लगाना है, तो इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद सब्जेक्ट है, तो पहले हमें देखना होगा कि कौन क्या सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है और तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू देखिए यहाँ पे यू के साथ क्या लगता है? आर, तो क्या लगा देंगे? पहले लगा देंगे आर, फिर लगा देंगे हम लोग यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना था, फिर सब्जेक्ट लिखना था। अब हमको चाहिए वर्ब, तो करना का इंग्लिश होते हैं डू, डू में हमको लगा देना है आईएनजी, बाकी ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है वे लोग क्यों रो रहे हैं। ये है लगा, ये परफेक्ट हो गया, सॉरी ये है लगने से प्रेजेंट हो गया, रहे हैं लगने से ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये इम्परफेक्ट हो गया। अब बीच में क्यों शब्द आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, तो जो बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसी की इंग्लिश पहले बनाएंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फिर लिखना है इज एम में से कोई एक, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो वे लोग हैं, वे लोग की इंग्लिश होती है दे। अब देखिए यहाँ पे दे आया है, दे के साथ आर, तो पहले आर लिखेंगे फिर हम लगाएंगे दे। ठीक है ना, अब उसका क्या है? रो का इंग्लिश होता है रोना, रो मतलब रोना होता है, तो रोना की इंग्लिश वीक होती है, तो ये हमने लिखा वीक और आईएनजी। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच गया? हमारा क्वेश्चन मार्क बच गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2। ठीक है, पार्ट 2 में आप लोग और बना सकते हैं कि वह क्यों घूम रहा है, तुम कब आ रहे हो। इस तरह के हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, और भी आप 10-20 एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और रूल समझ में आएगा। स्ट्रक्चर हमको अगर ये स्ट्रक्चर याद है सभी का, तो ट्रांसलेशन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा और हमारा एरर भी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना होगा हम लोग को। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेगेटिव
सिंपल और इंट्रोगेटिव के बाद जो ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निचोड़। ये बड़े आराम से बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं, बस स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। देखिए सारी चीजें सेम रहेंगी, बस इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसमें नेगेटिव भी होगा, यानी कि प्रश्न के साथ साथ नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर दो तरह का होगा, इंट्रोगेटिव है तो दो तरह का स्ट्रक्चर होगा। सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में मैंने लिखा हुआ है क्या संजीव नहीं दौड़ रहा है। तरीका वही है, यहां देखा है लगा है प्रेजेंट टेंस, रहा लगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, नॉट लगा नहीं का मतलब नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या लगा तो इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अब पूरा देखा जाए, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है ना। अब हमारा पहला स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में आया है इसलिए हमारा ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इस जगह पे हमारा के अनुसार हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट संजीव है, एक नाम है, और जब एक नाम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक नाम होता है तो हम लोग उसके हम लोग इज का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लगा दिया इज, यहाँ पे हो गया प्रॉपर नाउन है, हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक है, इज संजीव, उसके बाद क्या हो गया हमारा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, इज संजीव नॉट। अब क्या बचा हमारा, वहां पे वर्ब चाहिए, यहाँ पे वर्ब क्या है दौड़ना, तो क्या दौड़ना इंग्लिश में होता है रन, तो रन लिख दिया, इसमें आईएनजी लगा दिया। ठीक है ना, इज संजीव नॉट रनिंग। अब बच गया क्या हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, क्या है, क्या वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे है लगा प्रेजेंट, रहे कॉन्टिन्यूअस, नॉट लगा नहीं लगा नेगेटिव, और क्या लगा तो इंट्रोगेटिव, और क्या शब्द शुरू में आ गया तो स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, तो वे लगा है, वे की इंग्लिश होती है दे, तो दे के साथ हम लोग आर लगाते हैं, तो पहले आर हो जाएगा फिर दे हो जाएगा, उसके बाद हमारा नॉट हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पे नॉट लगा, फिर हमारा वर्ब में आईएनजी है, तो आर देयर नॉट जाना की इंग्लिश गोइंग, कहां पे दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। इस तरह के और भी आप लोग एग्जांपल करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा। इस सब आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है ना। मेन हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर पता होगा और ये पता होगा, सारा ट्रांसलेशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 में। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में लगा, इसलिए मैंने इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 बोला। यहाँ पे क्या है प्रेजेंट टेंस, यहाँ क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे नेगेटिव भी है, स्ट्रक्चर नंबर 2। तो पहले क्या करते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ लगा है वाई, तो वाई सॉरी क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, लिख दिया। सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं आर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई आर यू। कंप्लीट हो गया ये वाला, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नॉट लगा देते हैं, क्योंकि नॉट लगा हुआ है नॉट। अब हमारा क्या है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है खाना, खाना की इंग्लिश से ईट, ईट में उनको लगाना होगा आईएनजी। क्या नहीं खा रहे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फूड। वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक हमारे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, पंक्चुएशन नहीं लगेगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसको एरर ऑफ पंक्चुएशन में भी कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए ये गलती नहीं करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर, ये लगेगा। पहले क्या लगाएंगे, क्यों की इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, वे लोग की इंग्लिश दे होता है, दे के साथ आर लगता है, इसलिए वाई आर दे हो गया। अब क्या है नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है, खत्म हो गया। अब बचा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है हेल्प, हेल्प हो गया, हेल्प आईएनजी लगाना ना, हेल्पिंग हो गया। अब क्या बच गया, तुम्हारी, तुम्हारी इंग्लिश क्या होती है यू। ठीक है, बहुत आसान है, बन गया ना। अगर आपको ये पता है, ये रूल्स पते हैं ना, पता है ना आपको, तो कभी आपसे गलती नहीं हो सकती है, बहुत आसान है ये आपका। ठीक है, तो यहां आपका खत्म होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फिर वही चीज है, परफेक्ट मतलब क्या होता है पूर्ण, कंप्लीट, which is not remain same, the work is not remain same, काम कुछ भी बचा नहीं है,
द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम जो है वो पूरा हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है, आज मतलब वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस यानी कि करेंट टाइम में, अगर मैंने कहा कि मुझे काम कोई दिया है कि मुझे इस पेन को बनाना है, मैंने आज ही इस पेन को क्या कर दिया, इस मार्कर को क्या कर दिया, बना दिया, कुछ भी बचा नहीं है, यानी कि कुछ शेष नहीं बचा है, तो हमारा कहलाएगा काम पूरा। कुछ जैसे आपसे कहा जाता होगा होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कहते होगे, हाँ कंप्लीट हो गया है, बस एक पेज बचा है, तो इसको कंप्लीट नहीं कहते हैं, कंप्लीट मतलब डन। ठीक है, तो वहीं पे उसी को हम देखेंगे आज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि काम जो भी होगा, जो भी वर्क होगा, देखिए टेंस का मतलब क्रिया से है, एक्शन से है, तो जो भी गिवन एक्शन है ना वो कंप्लीट है, नेचर ऑफ वर्क जो है ना वो फिनिश है। कंटिन्यूअस में क्या है, WIP था, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट, कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, पहचान के लिए रूप में देख लें कि हिंदी वाक्य के अंदर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब चीजें लगी रहती हैं। और सबसे मेन बात, वाक्य से काम का कंप्लीट होना पाया जाता है। ठीक है ना, कंप्लीट, फिनिश, क्लियर। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज और हैव का यूज करते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग करते हैं। ये रिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब होगा और वैसा ही हमारा मेन वर्ब होगा। ये पेयर आप लोग हमेशा याद रखिए। ट्रांसलेशन में ये पेयर होता है और एक हमारा ये पूरी इंग्लिश हमारी यही है, यही दो पेयर हमारे पूरी इंग्लिश हैं। ठीक है ना, कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ये हमको पता है ना तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हैज से यूज कहां यूज करते हैं, ही, शी, इट, एक वन नेम के साथ या अदर दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज कर सकते हैं। और हैव का यूज कहां करेंगे, आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम के साथ या दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि टेंस में 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो उसी स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा देख लो ये है। इस स्ट्रक्चर की सहायता से ही हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन करने। लिखा है क्या, मैं खाना खा चुका हूं। फिर से लास्ट में क्या है, हूं लगने का मतलब प्रेजेंट टेंस, चुका, चुकी, चुके आया है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस हो गया। और सेंटेंस मैं खाना खा चुका हूं सिंपल सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस का होगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं की इंग्लिश आई। अब देखो आई के साथ क्या लगेगा, आई यहां पे लगा है, आई के साथ हैव का यूज करते हैं लोग, तो यहां पे हो जाएगा आई हैव, दो चीज हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे खाना, वर्ब क्या है, खाना, खाने की इंग्लिश ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। और बच गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड। ठीक है, फुल स्टॉप, क्लियर। नेक्स्ट देखिए लिखा है, मैंने श्याम को देखा है। देखिए यहाँ पे देखा, आ ए ई, मैंने बोला था ना, देखिए यहाँ पे चुका चुकी नहीं लिखा है, लेकिन आ ए ई आया, फिर भी ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम तो हो चुका, मैंने श्याम को देख लिया, मेरा श्याम को देखने का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, यहां से देखा हमने आ ए ई आया तो हमारा परफेक्ट टेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, स्ट्रक्चर हमारा सिंपल वाला लगेगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट, मैंने की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि हैव लगाते हैं। और आई हैव, वर्ब क्या है हमारा, सी का थर्ड, सी मैंने होता है देखा, थर्ड फॉर्म सीसा, सीन, तो आई हैव सीन किसको, आई हैव सीन श्याम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, वह स्कूल गया है, यहां पे देखिए आई आया है, यहां भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, सिंपल सेंटेंस। तो वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ देखिए हैज लग रहा है, तो ही हैज। और जाने की इंग्लिश गो, जाने की इंग्लिश गो, लेकिन गो का थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा है, तो गो वेंट गॉन, तो गॉन हो गया, ही हैज गॉन कहां पे, स्कूल, तो स्कूल जब भी जाते हैं तो टू स्कूल लिखते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे वे लोग जा चुके हैं, ये तो सिंपल है क्योंकि आपने पहचान लिया चुके, तो ये पहचानना सबसे जरूरी है, जो पहचान है ये जरूरी, ये पहचान लिया ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, तो वे लोग जा चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, वे लोग इंग्लिश दे, तो दे है, देख सकते लगाएंगे हैव, तो दे हैव। क्लियर हुआ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दे हैव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो जाना का क्या है, यहाँ पे जाना इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैव गॉन।
ऑब्जेक्ट तो कुछ लिखा नहीं, तो जहां जितना लिखा है उतना ही करेंगे। अब ऐसा मत करिए कि ऑब्जेक्ट इसमें लिखा है उन्हें जबरदस्ती ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं, ये आपका कंप्लीट है, तो जितना हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं उतना हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, ऐसे भी हम लोग और भी ज्यादा एग्जांपल कर सकते हैं, आप लोग इसको बना सकते हैं। नेगेटिव देखा जाए, नेगेटिव में क्या हमारा नॉट लगा रहेगा, इसमें स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं नॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। नेगेटिव में क्या होगा, नहीं शब्द लगा होगा, क्लियर। नेगेटिव पहचान तो आपको पहले से पता है, मेन हमको स्ट्रक्चर देखना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, मतलब ये स्ट्रक्चर को अप्लाई कैसे करना है ये हमको देखना है, ठीक है। तो लिखा है लगा है, प्रेजेंट टेंस हो गया, की ई है, आ ए ई आता है तो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, क्योंकि काम तो हो चुका है। मैंने कहा था ना कि वाक्य से काम का पूरा होना पाया जाता है, मेन हमको ये याद रखना है, प्रेजेंट टेंस में काम का खत्म होना पाया जाएगा। तो है लग गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, और उसने मेरी मदद नहीं की है, काम तो हो चुका है, तो यहाँ पे परफेक्ट हो गया। नहीं लगा है तो नेगेटिव हो गया, तो हमें स्ट्रक्चर अब नेगेटिव का लगाना है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसने की इंग्लिश क्या होती है, वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज हो गया। अब उसको क्या लगाना हमको, नॉट, ठीक है। मदद करना, मदद का इंग्लिश क्या होता है, हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, ठीक है ना। और मेरी की इंग्लिश होती है मी, फुल स्टॉप, he has not helped me, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, ठीक है ना, सूर्य अस्त नहीं हुआ, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, और काम आपका क्या है, आपका परफेक्ट टेंस हो गया, नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया। सूर्य अस्त नहीं हुआ है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो क्या लिखेंगे, सन है, सन को क्या लिखते हैं, द सन, ठीक है। अब यहाँ पे द सन सिंगुलर हो गया, तो क्या लगा दिए, हैज लगा दिया। अब यहाँ पे नॉट लगा है, नेगेटिव है तो नॉट लग गया। द सन हैज नॉट अपसेट, माने होता है डूबा या अस्त होना, तो और सेट का थर्ड फॉर्म भी सेट होता है, ये याद कर लेंगे, ठीक है ना। द सन हैज नॉट सेट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग आप लोग याद करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। इंग्लिश में सिर्फ वर्ड मीनिंग है और बस, और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ नहीं है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होता है कि दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, और दूसरा स्ट्रक्चर जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आए, यही होता है हमारा। देखते हैं, यहाँ लिखा है क्या तुमने उसे पीटा है, देखिए क्या तुमने उसे पीटा है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वही है बेसिक, कुछ नया नहीं है लग गया, प्रेजेंट टेंस, आ पीटा लिखा तो आ ए ई आया, मतलब क्या हो गया हमारा, परफेक्ट टेंस हो गया। अब यहां से पढ़े, क्या तुमने उसे पीटा है, तो क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया, और इस इंट्रोगेटिव का आंसर यस या नो मिल रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 1 लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं कि जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट देखना है, तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो अब देखो यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, यू के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग हैव लगा लेते हैं, हैव लगा दिया, फिर उसके बाद हमारा क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट। अब क्या करना है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीटना का इंग्लिश क्या होता है, बीट, और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा बीटेन, ठीक है ना, बीट बेट बीटेन होता है, हैव यू बीटेन। अब यहाँ पे लिखा है किसको, उसे, यानी कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बचा है ना, ऑब्जेक्ट तो बचा है, आप लोगों को लिखना होगा ऑब्जेक्ट तो बचा है, तो उसे का इंग्लिश होता है हिम, और फिर क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, मार्क का पंक्चुएशन, तो हैव यू बीटेन हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने खाना खाया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये जितना भी चीज है ना, ये सब नोट करते चलिए आप लोग, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आपने खाना खाया है, अब यहाँ पे क्या देखिए, फिर है आपने का इंग्लिश क्या होता है, यू, माने आप या तुम कहते हैं ना, तो यू हो जाता है, यू के साथ हम लोग अभी पढ़े क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव यू, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खाना का होता है ईट, इसमें ईटन कर देंगे, तो हैव यू ईटन फूड, और क्वेश्चन मार्क, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं पार्ट 2 में। तो देखिए जब आप लोग को ना सब, मुझे लगता है जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर जिसको बढ़िया समझ में आ गया ना, वो पूरा टेंस बना सकता है बड़े आराम से, केवल अगर उसको स्ट्रक्चर पता है तो, केवल स्ट्रक्चर पता है तो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे ही सारा चीज है, इसलिए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर भी लिखता चल रहा हूँ, ताकि आप स्ट्रक्चर लिख लें और उस पर ट्रांसलेशन और एरर फाइंडिंग और ये सब रूल जो है ना कर लें, ताकि आपका समस्या जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना, वो सॉल्व हो जाए, ठीक है।
यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया, है लगा प्रेजेंट हो गया, आई परफेक्ट हो गया। सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है तुमने, तुमने की इंग्लिश यू, यू लिखेंगे तो यू के साथ क्या होता है हमारा हैव लगता है, तो व्हाट हैव यू। ये ध्यान रखना होगा हमें, इंट्रोगेटिव में पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तब सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को बहुत ध्यान से देखना होगा। व्हाट हैव यू, अब करना इंग्लिश यू, डू का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। नेक्स्ट, वे लोग कब गए हैं, प्रेजेंट टेंस, कब की इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन। कुछ नहीं सोचना है, जैसे इंट्रोगेटिव शब्द बीच में उठाया पहले उसको लिख दिया, कब लिख दिया, काम खत्म। अब सोचते हैं सब्जेक्ट क्या है वे लोग, वे लोग इंग्लिश दे, दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ है हैव लगेगा, तो पहले हैव लगा दें, ठीक है। व्हेन हैव दे, उसके बाद जाना, जाना क्या है ना, वे लोग कब गए, और क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव होके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों तरह के स्ट्रक्चर से। एग्जांपल ज्यादा करेंगे, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल्स ज्यादा करेंगे और करते रहेंगे, इसको बिना देखे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर हमको याद करना होगा, ठीक है। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग पहचान पाएंगे, ठीक है। एरर फाइंडिंग के लिए ये आपके लिए जरूरी है। चलिए नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखिए हम लोग सिंपल देख लिए, हम लोगों ने नेगेटिव देख लिया, हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देख लिया, तो ये सबसे आसान है, ये तो हम लोग का तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। अब तो मुझे लगता है कि अब आप लोग अगर अभी तक जो पढ़ लिए हैं तो अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बेस हमारा वही है। सबसे लास्ट में पहले पढ़ते हैं कौन सा टेंस है, वर्ब कैसा है, ठीक है ना, कौन सा टेंस है, टेंस में कौन सा पार्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट क्या होगा, यही चीज सेंटेंस का नेचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले आगे के लगाइए, फिर मैं आपके पीछे भी चलता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर लिख दिया है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन आंसर आपके पास होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करें हम लोग। जो जिनको अभी तक नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया, वो मेरे साथ करें। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा, है ना। उसके पहले क्या करना होगा, सेंटेंस को पहचानना होगा। सेंटेंस पहचानने के लिए हमको एक बार दो बार सेंटेंस को पढ़ना होगा, क्या वह स्कूल नहीं गया है, पढ़ लिया हमने। अब फिर लास्ट से देखेंगे कि लास्ट में क्या है, तो फिर वही पहचान, है हूं को प्रेजेंट मानो, यानी कि है हूं हो आएगा तो प्रेजेंट मानो, तो है आ गया प्रेजेंट टेंस हो गया। आ ए ई चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया तो परफेक्ट टेंस मानो। बहुत बढ़िया, दो चीज हो गया हमारा। अब शुरू से पढ़ते हैं, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर आगे आते हैं, क्या लिखा है, तो क्या मतलब ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको सजा लेते हैं, क्या सजाया, सेंटेंस का नेचर कैसा मिला, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव मिला। सेंटेंस किस टेंस में मिला, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में मिला। सेंटेंस किस, जो प्रेजेंट टेंस है उसका किस पार्ट का मिला, किस काइंड का मिला, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मिला, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर मिल गया हमको, स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए हमको, क्योंकि इंट्रोगेटिव है नेगेटिव है, तो हमको स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का चाहिए। और उसमें क्या शब्द, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो शब्द है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है, इसका मतलब कि हमको पार्ट 1 वाला ये स्ट्रक्चर हमको चाहिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बस पुट कर देना हमको, ठीक है। चलिए लिखा है वह, हमने क्या कहा था, जैसा हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसलिए पहले सब्जेक्ट को दिमाग में लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है वह, वह को दिमाग में लिखा, वह माने ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ हैज लगाएंगे, ठीक है। जब हैज हम लोग ही के साथ लगाएंगे तो पहले हैज लिख दिया और फिर हम लोग ही लगा दिया, यानी कि हमारा हैज, इन दोनों में से एक हैज लिखा गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना हमको, नॉट, इस नहीं की इंग्लिश, तो नॉट भी लिख दिया, काम खत्म हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गॉन, हम लोग इसको याद कर चुके हैं, ठीक है। अब कहाँ जाना, स्कूल, ऑब्जेक्ट बच गया ना, ऑब्जेक्ट, तो स्कूल के लिए टू स्कूल मैंने बताया था आपको। और जो लास्ट में बच गया क्वेश्चन वर्ड, ये नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अब इसको बनाइए, दो नाम है, राम और मोहन है, तो बोला था ना कि मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम आएगा तो हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव लगा दिया, और हैव राम एंड, काम खत्म हमारा। अब हमारा सब्जेक्ट भी लिखा गया, अब नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या वर्ब है, आना, आना का कम, केम, कम, याद रखेंगे, कम केम सेकंड फॉर्म, केम कम ही आपका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है।
तो हैव राम एंड मोहन नॉट कम, अब कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्यों शब्द है ना वो सेंटेंस के बीच में है, तो जब बीच में है कुछ नहीं सोचना, पहले उसे इंग्लिश लिख दीजिए फिर दिमाग लगाएंगे। तो क्यों लिखा है तो वाई लगा दिया, बस अब छोड़ देते हैं। अब सोचते हैं कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस, आई परफेक्ट टेंस, यहाँ नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव तो था इसलिए लिख दिया, नेगेटिव भी है। चलिए अब बनाते हैं गिवन स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन पहले लिख दिया, अब हैज है में से कोई एक, तो बच्चे प्लुरल हो गया तो हैव, ठीक है ना, बच्चे हैं द चिल्ड्रेन, ठीक है ना, व्हाई हैव द चिल्ड्रेन, अब इस नहीं का नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, और सोना का स्लिप, स्लिप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या बचा हमारा वाई, अब कुछ बचा नहीं, बचा क्वेश्चन मार्क बचा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब इसको देखें, तुमने क्या नहीं किया है, फिर मैंने क्या कहा, जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है उसको निकाल के पहले लिख देते हैं, तो क्या है इसको लिख दीजिए, व्हाट, खत्म हो गया, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, नेगेटिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट देख लें, तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा हैव, सब्जेक्ट हमारा तुम के इंग्लिश यू, अब नॉट लगा दिया, ठीक है ना। अब करना का क्या डन और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक वर्ड में ले रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट से मिल के बनता है, जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं, हैव नॉट हैवंट लिखते हैं, हैज नॉट हैजंट लिखते हैं, इज नॉट इजंट लिखते हैं। तो आप नेगेटिव में इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन का भी यूज आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यहाँ पे आपका समाप्त होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी करेंगे तब जाकर के पूरा परफेक्शन आएगा, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको समझिएगा, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो परफेक्ट भी है, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर हम लोग इसके पहले जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऐसा टेंस है जिसमें दोनों है, यानी कि आप देखो कि यहाँ परफेक्ट भी है और यहाँ देखो आप तो कॉन्टिन्यूअस भी है। इसको समझिएगा, यानी कि ये एक ऐसा टेंस है जिस टेंस में दोनों टेंस जुड़े हुए हैं, यानी परफेक्ट भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही टेंस में दो दो टेंस शामिल हो, तो नेचर ऑफ वर्क, और नेचर ऑफ वर्क कैसे होगा, टाइम से होगा। समझिएगा इसमें क्या आएगा आपका कि जो गिवन वर्क होगा ना वो कुछ कंप्लीट होगा और रेस्ट जो बचा होगा वो आपका आगे कंटिन्यू होगा। यानी कि अगर ये कहा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ काम परफेक्ट यानी कि समाप्त हो चुका होगा और वही काम आगे भी जारी होगा, यानी कि अगर कहा जाए पिछले 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं पिछले 2 घंटे से खेल रहा हूं, यानी कि मेरे खेलने का काम जो है 2 घंटे तक का वो खत्म हो चुका है और मैं आगे भी खेल रहा हूं, और कब तक खेलूंगा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कोई गिवन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इस एक सेंटेंस में जो टाइम आ गया, टाइम में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे टाइम। टाइम आकर के बताएगा कि कितना काम पूरा हो चुका है और आगे कंटिन्यू जो लिखा है वो बताएगा कि अभी भी काम जारी है, कब तक पूरा होगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक है। इसको पहचानते कैसे हैं, आपने समझ लिया होगा, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब टाइम पीरियड में जो दिया होगा वो इसमें टाइम बहुत फैक्टर होगा, ठीक है। कंटिन्यू में यहाँ पे क्या होगा, काम जो आगे जारी होगा। अब इसकी पहचान देख लेते हैं, लिखा है हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ये भी आता है। जैसे मैं खेलता रहा हूं, मैं दौड़ता रहा हूं, इसमें टाइम तो दिया नहीं है, जब टाइम नहीं दिया लेकिन ता रही है, ते रहे आया है, इसको भी हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही बनाते हैं, ठीक है ना। आदत को बताता है ये, क्लियर। मैं ये हो गया। अब इसके अलावा रहा हूं, रही हूं, रहे के साथ भूतकालिक समय सूचक, भूतकालिक समय सूचक का मतलब होता है कि वो टाइम जो बीत चुका है वो मेंशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं 1 घंटे से, 2 वर्ष से, सुबह से, 9 बजे से, 1990 से, इस तरह का टाइम उसमें क्या होगा ना, इनबिल्ट होगा, वो दिया होगा, ठीक है। और सेंटेंस से कुछ काम का पूरा होना और शेष काम का आगे जारी रहना पाया जाता है। मतलब मैंने बताया आपको ना कि एक ही काम होगा जो कुछ पूरा हो गया होगा और कुछ आगे जो होगा वो कंटिन्यू होगा, जारी होगा, वही सेम वर्ड है, ठीक है।
इसमें देखिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के नाम पे देखा जाए तो हैज और हैव आता है, इसके साथ साथ हम लोग बी लगाते हैं। मैंने इसको अलग अलग इसलिए लगाया क्योंकि जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा और जब नेगेटिव बनाना होगा ना, तो वहां पे हमको यहाँ पे ऐसा लिखने से इजी हो जाएगा कि ये तो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हमेशा काम जो होता है ना, मेन वर्ब जो होता है ना, वो आपका जो मेन वर्ब होता है ना, उसका काम हमेशा हेल्पिंग वर्ब करता है, सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब नहीं करता है। तो अगर निगेटिव होगा तो इन दोनों के बीच में नॉट यहाँ पे लगेगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये आगे मूव करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा हुआ है। मेन वर्ब क्या होगा, इसमें वर्ब के आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू आया है, हर कंटिन्यूअस में आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या होगा, सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे टाइम को बताने के लिए। सिंस का यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए, ऐसा टाइम जो घड़ी में, कैलेंडर में सर्टेन पता हो उस चीज में, वो कैलेंडर में या घड़ी में दिखता हो। जैसे मैंने कहा आपसे कि 21 जून से, 21 जून तो आपका कैलेंडर में दिख जाएगा, 1990 से 1988 से ये कैलेंडर में आपको दिख जाएगा, 3 बजे से 4 बजे से ये घड़ी में दिख जाएगा आपका, ठीक है। सुबह से, तो भाई सुबह से मतलब आज ही तो सुबह से होगा ना, ठीक है ना। शाम से, आज ही शाम से, ठीक है। अब मैं कहूं मैं सुबह से बीमार हूं, तो कौन सा सुबह, आज ही का सुबह तो होगा, कल जो बीत गया वो तो सुबह होगा नहीं। अगर कल बीता हुआ सुबह होता तो मैं क्या कहता, मैं कल सुबह से मैं कहता, ऐसा कहता ना, ठीक है। चलिए, और फॉर का यूज कहां करेंगे, अनसर्टेन टाइम, ऐसा टाइम जो निश्चित हो, जैसे मैं कहूं 1 घंटे से, तो कब 1 घंटे से, 12 बजे से 1 घंटे से, मतलब कोई टाइम है नहीं। मैं कहूं मैं 2 दिन से खेल रहा हूं, तो कब का 2 दिन से, ठीक है ना। मैं कहूं मैं 15 दिनों से दौड़ रहा हूं, कौन सा 15 दिन, तो ये टाइम सर्टेन कैलेंडर में तो दिखेगा नहीं। तो ध्यान रखिए, कैलेंडर और घड़ी में जो समय आपको एग्जैक्टली दिख जाए, उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं, बाकी के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात कहां हैज और कहां हैव लगाते हैं। ये आपको मैंने पिछला यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दिया, मैंने फिर भी एक बार और लिख दिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि हैज का यूज ही, सी, इट, वन नेम के साथ या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। हैव का यूज आई, वी, यू, दे या मोर देन वन नेम के साथ या अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक साथ सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बताया। क्यों, अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, केवल नॉट का डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर रहा कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज है वक्त में से कोई एक होता है, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर लास्ट में हमारा टाइम होता है। तो बनाते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। लिखा है मैं खाता रहा हूं, देखिए ता रहा हूं आया है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई लिख दिया। अब आई के साथ आप देखिए क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो आई हैव, अब यहाँ पे बीन लगाना है, और यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है। अब टाइम तो दिया नहीं है, जब टाइम नहीं दिया है तो हमारा ये जो है ना रेस्ट हमारा हट गया। इसको देखते हैं, लिखा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो हूं लगा है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो गया, रहा है कंटिन्यूअस हो गया। अब 2 घंटा दे दिया तो ये क्या हो गया, पर 2 घंटे तक का टाइम खत्म हो चुका है, यानी कि परफेक्ट हो गया है, 2 घंटे तक का टाइम बीत चुका है, परफेक्ट हो गया। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई होती है, ठीक है। अब हैज और हैव में से आई के साथ हैव लगाते हैं, लगा दिया। अब उसके बाद हमको बीन लगाना है, बीन भी मैंने लगा दिया। अब वर्ब में आईएनजी है तो पढ़ना है, तो रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। अब हमको ऑब्जेक्ट क्या पढ़ना है, कुछ तो लिखा है, अगर किताब होता तो यहाँ पे बुक लिख देते हैं। अब आते हैं सिंस या फॉर, अब लिखा है 2 घंटा, तो 2 घंटा तो अपनी घड़ी में बजेगा नहीं, क्योंकि घड़ी में 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock से लेकर 12 o'clock तक ही बजता है, यहाँ पे ओ क्लॉक बजता है ना, घंटा तो बजता नहीं घड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर लगा देंगे, ठीक है। फॉर लग गया, अब कब से 2 hour, हमारा ये लास्ट में टाइम हो गया, क्लियर। अब नेगेटिव में क्या करना होता है, केवल हमको नॉट का ध्यान रखना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लगा, जैसे आप देखो यहाँ भी नॉट लगा है, ठीक है। क्या करेंगे, वह वर्ब इंग्लिश होती है शी, लिख दिया। सी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज लगाते हैं, तो सी हैज हो गया। अब क्या लिखा है, सी हैज के बाद हमारा देखिए बीन लिखा हुआ है, पहले नॉट लगे, नॉट नहीं है तो नॉट तब बीन, सी हैज नॉट बीन, हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब क्या है हमारा, वर्ब में आएंगे दौड़ना, रनिंग हो गया, कब से, अब हमारा सिंस की फॉर, तो मॉर्निंग लिखा है, सुबह लिखा है, तो सुबह आज ही हुआ, सिंस हो जाएगा।
सिंस, फुल स्टॉप। क्लियर? इसको देखते हैं। तुम 3 दिनों से काम नहीं कर रहे हो लगा है प्रेजेंट टेंस, रहे हो कंटिन्यूअस, नॉट लगा नेगेटिव हो गया, 3 दिनों से आ गया तो परफेक्शन आ गया, 3 घंटे का 3 दिनों का टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और नॉट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये स्ट्रक्चर लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया यू की इंग्लिश, सॉरी तुम की इंग्लिश, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाते हैं, हैव लगा लिया, फिर हमारा नॉट लगेगा, उसके बाद हमारा बीन लिखा हुआ, बीन लगा दिया। कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ट्रांसलेशन अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, बीन लगा दिया। अब बीन के बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी लिखा है, इसमें वर्ब क्या है, काम करना। तो काम करना क्या होता है, काम करने का वर्क, तो वर्क में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है ना, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, यहां तक काम खत्म। अब कौन सा काम है, ये तो मेंशन नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। अब 3 दिन क्या कैलेंडर में दिखेगा, नहीं दिखेगा, कैलेंडर में तो 12 तारीख 13 तारीख 2 तारीख ऐसा दिखता है ना, दिन तो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे 3 दिन है, यानी कि क्या लगा देंगे, फॉर 3 डेज और फुल स्टॉप। क्लियर हो गया ना, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 डेज, तुम 3 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो। आप इसको नोट कर लें अच्छे से, ये पूरा आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपका स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन सारी चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ऐसे और एग्जांपल्स करेंगे आप। एंड लास्ट इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, देखिए मैं दोनों लिखा, इंट्रोगेटिव भी हो गया और विथ नेगेटिव, दोनों के एक साथ देखेंगे। अब आसान हो गया, चीजें आपको समझ में आने लगी हैं। देखिए क्या है, सारी चीजें तो एटिटीज रहेंगी, यहाँ पे केवल क्या है, इंट्रोगेटिव में जो 2 स्ट्रक्चर आप लोग समझ चुके होंगे कि पहला स्ट्रक्चर का यूज तब करते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए, और दूसरे स्ट्रक्चर का यूज तब करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आया है। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, सेम है आपका, जब ये नेगेटिव भी साथ में आ जाए, तो नेगेटिव मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आपका हैज और हैव, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों, अब इन दोनों के जब सब्जेक्ट और बीन के बीच में जब नॉट आ जाए, जब सब्जेक्ट और बीन के बीच में जब नॉट आ जाए, तभी हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव होता है। ठीक है, ये पहले स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, ये दूसरे स्ट्रक्चर का पे लगेगा। तो आप लोग अपने मन से बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं बनाता हूं, सॉल्व करता हूं, और आप उससे फिर मैच करेंगे। ठीक है, और जिनको अभी तक भी समझ में नहीं आया वो लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे लिखा है का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब कौन सा कॉन्टिन्यूअस है हमको आगे चलने का पता चलेगा। यहाँ देखेंगे तो क्या लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ पे सुबह से लगा है, यानी कि टाइम दे दिया, यानी कि हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो अब पूरा देख लें, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, क्योंकि है लगा है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, और हमारा सेंटेंस में इंट्रोगेटिव हो गया, और प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आया है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 का यूज करेंगे। ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लगा है वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, तो पहले यहाँ लगा देते हैं हम लोग हैज, उसके बाद हमने लगाया ही, हैज ही। अब इसके बाद क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन लगाना है हमको, बीन लगा दिया, हैज ही बीन। अब क्या लगाना है हमको, वर्ब में आईएनजी लगाना है, दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन, RUN लिख दिया। अब इसे हमको आईएनजी लगाना है, तो फिर से एक एन लगाएंगे और आईएनजी लगा देंगे, ये हमारा हो गया हैज ही बीन रनिंग हो गया। अब क्या हमको करना है, ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे दौड़ रहा है, ग्राउंड में लिखा नहीं, रोड पे लिखा नहीं, इसमें हमको लिखेंगे नहीं। सिंस या फॉर में से सुबह, तो हमारा सिंस लगेगा, सर्टेन टाइम हो गया, सिंस हो गया। अब कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको। पहले मैंने बोला था जैसे ही आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर सोचेंगे। तो क्यों लिखा है, सबसे पहले हम लोग लिख दिए क्योंकि इंग्लिश वाई। अब सोचेंगे किस टेंस का है, पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिला है प्रेजेंट टेंस, रहा कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्यों इंट्रोगेटिव, और सुबह से लिखा है यानी कि हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल गया। चलिए अब ये हमारा स्ट्रक्चर, तो वाई लिख दिया, वाई ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हैज
ही, रही होता है तो शी लगाते, ही रहा इसलिए हम लोग ही लगाते। वाई हैज ही खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज हमें से एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब लिखा हमको बीन, तो ये हमारा हो गया, बीन लिख दिया हमने, खत्म हो गया। अब लिखा है वर्ब में आईएनजी, तो रोना क्या, सोता है, स्लीपिंग सोता है ना, क्या वो सुबह से क्यों रोता रहा है, रोता, सॉरी मैं सोता पढ़ गया, रोता लिखा है, रोता है। रोता के इंग्लिश क्या होता है, वीप, वीप की इंग्लिश होती है WEEP, इसमें हमको लगाना है आईएनजी, वीपिंग हो गया, ठीक है। अब वाई हैज ही बीन वीपिंग, और कब से, सिंस फॉर में से क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2 घंटा लिखा होता तो फॉर लगा देते, 2 दिन से लिखा रहता तो फॉर लगा देते, लेकिन यहाँ पे सुबह से लिखा है सर्टेन टाइम, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस लगा दिए, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, ये गड़बड़ हो रहा था, मॉर्निंग में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, दोनों स्ट्रक्चर है आपके पास। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं लग गया तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया। तो सॉल्व करें, मैं लिखा है, पहले क्या लिखा है, तो क्या है मैं, तो यहाँ पहले हैव हो जाएगा, हैव आई, ठीक है। अब तो आपको समझ में आई क्या होगा, हैव आई। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, यहाँ पे हैव आई हो गया, अब नॉट लगा देते हैं, हैव आई नॉट, फिर बी लगा देंगे, कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर ही आता है, लिखते जाइए। वर्ब में आएंगे तो पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग, ठीक है ना। हैव आई नॉट बीन टीचिंग, किसको ऑब्जेक्ट दिया है, यू, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट भी हो गया, सिंस फॉर्म में से, कब से, 2005 है, कैलेंडर में आएगा तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2005, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2005, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में, पहले इसको लिख देते हैं, तो वाई लिख दिया, सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है तो वाई हैज हो जाएगा, सीता, बीन लगा देंगे, वाई हैज सीता, नॉट बीन लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इसलिए हमको नॉट लगाना पड़ेगा ना, तो नॉट बीन। अब क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो क्या है, काम करना, तो काम का वर्किंग। अब यहाँ पे क्या है, 2 घंटा लिखा है तो फॉर हो जाएगा, फॉर 2, क्या है, घंटा है ना, आवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा स्ट्रक्चर। तो एक काम और आप कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार वीडियो के साथ बने हुए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर ये चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा, तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करिए।